हम लोग सामाजिक आंदोलन के गांधीवादी दृष्टिकोण को देखते हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण, जैसा कि आप गांधी के संदर्भ में जब गांधी की बात आती है तो वे अहिंसा और सत्य के प्रतीक के रूप में हम लोगों के समक्ष उभरते हैं। और यहां पर गांधीवादी दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि जब राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति थी उस समय भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उन्होंने समाज से जोड़कर इसे आगे बढ़ाया। वे केवल राष्ट्रीय आंदोलन में ही सम्मिलित नहीं थे, बल्कि उनकी नीति, उनकी विचार, उनकी कार्यप्रणाली सामाजिक संदर्भ में भी दिखती थी और उनका प्रभाव सामाजिक वातावरण पर दिखता है। यह सही है कि सामाजिक कार्यप्रणाली अथवा सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने कोई स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन उनकी नीति, उनकी विचारधारा को देखें तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं समाज के संदर्भ में वे ढेरों बात करते हैं। ऐसी बातें, ऐसी विचारें वे करते हैं जो लोगों से जुड़ी हुई है, जो समाज से जुड़ी हुई है। और सामाजिक क्रांति उतनी ही आवश्यक है जितनी राष्ट्रीय आंदोलन आवश्यक थी। आप समझ सकते हैं कि गांधी जी अन्य देशों की तरह औद्योगिक समाज के पक्षधर नहीं थे और औद्योगिक क्रांति हो या आधुनिकता की बात हो, पश्चिमी देशों ने जिसे ग्रहण किया, जिस जीवन शैली को ग्रहण किया, जिस आर्थिक शैली को ग्रहण किया, स्वाभाविक उसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, व्यक्ति पर पड़ेगा। गांधी जी उसके हिमायती नहीं थे, उसकी गांधी जी आलोचक थे, उसके विरोधी थे और पूंजीवादी प्रणाली, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के भी वे खिलाफ थे। आज भी दुनिया पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर है और भारत खुद मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश पूंजीवादी दुनिया में अग्रसर है। लेकिन गांधी जी की नीति को देखें तो वे पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नजर आते हैं और पूंजीवादी व्यवस्था में जब पूंजी की प्रधानता होती है, जिसके पास पूंजी होता है वो अधिक मुनाफा कमाता है, पूंजी का निवेश करता है, श्रम को पूंजी से खरीद लेता है, उसको मनमाफी कीमत पर फिर बाजार में बेचता है, उसको भंजाता है। और गांधी जी इन सब के खिलाफ थे और गांधी जी के केंद्र में देखें तो गरीब से गरीब, असहाय से असहाय व्यक्ति भी उनके केंद्र में थे, उनके विचार के केंद्र में है। गांधी जी कहते हैं कि तुम उस कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी देखो जो तुमसे नीचे है, वे कैसे जीवन यापन करते हैं। गांधी जी हर एक लोग को साथ लेकर चलने के पक्षधर रहे हैं और उस व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। और पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसी बातें नहीं होती है। गांधी जी कहते हैं समाज में विवाद होता है और ये विवाद समुदाय के बीच होता है, परस्पर विरोधी आर्थिक वो सामाजिक हित के कारण नहीं होता। हमेशा इसका कारण आर्थिक होगा ऐसी बातें नहीं है। परस्पर विरोधी सामाजिक हित के कारण। और यहां पर समझने वाली बात है यह हित क्या होता है। तो यह हित समाज की भिन्न भिन्न समझ होती है, सबों की अपनी अपनी समझ होती है और अच्छाई अथवा बुराई भिन्न भिन्न
रूपों में लोग उसे ग्रहण करते हैं। किसी चीज को वो नैतिक मानेगा या अनैतिक, या आदर्श रूप में लोग उस अनुरूप करते हैं जो पहले से वो पूर्वाग्रह के रूप में जानते हैं। पूर्वाग्रह से ग्रसित विचारधारा के कारण ही किसी को नैतिक अथवा अनैतिक व्यक्ति मानते हैं। और अपने जीवन काल में गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और सिर्फ अंग्रेजी शासन व्यवस्था के ही खिलाफ उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि आपने को याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने लड़ाई की शुरुआत की थी। लड़ाई की शुरुआत अंग्रेजों भागो वहां से उस रूप में नहीं हुई थी, बल्कि जो प्रजातीय भेदभाव, जो नस्ली भेदभाव, जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में, कि काले चमड़े वाले को टमटम पर नहीं बैठने दिया जाएगा, उसके लिए रेल इंजन अलग, रेल का बोगी अलग होगा। तो इसके लिए वो लड़े। सामाजिक संदर्भ यहां पर दिखता है। और अस्पृश्यता के विरुद्ध भी लड़े। गांधी जी अस्पृश्यता के, छुआछूत के सख्त खिलाफ रहे, और किसी भी नारी के प्रति जो भेदभाव किया जाता है इसके भी खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। तो गांधी जी का संघर्ष का संदर्भ हम राष्ट्रीयता के साथ साथ सामाजिक रूप में भी देखते हैं। दो चीज होता है, एक साध्य, एक साधन। साध्य में जहां पहुंचना है, और साधन हम जिस का सहारा लेकर वहां पहुंचते हैं। और सामाजिक संदर्भ में जब विवाद निपटाने की बात आती है तो गांधी जी साधनों की शुद्धता पर ध्यान देते हैं। और यह गांधी की मूल विचार धारा का केंद्रीय महत्व का विषय है, केंद्रीय महत्व की बातें हैं। गांधी जी हमेशा साधन को महत्व देते हैं, साधन को पवित्र मानते हैं कि साधन यदि मेरा अच्छा होगा तो मेरा साध्य भी अच्छा होगा। गांधी जी के अनुसार विवाद सुलझाने में साधनों का उतना ही महत्व है जितना कि साध्य का। साध्य का मतलब परिणाम का, हम जो चाह रहे हैं। और किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ पहुंचाने की बातें नहीं होनी चाहिए। न तो हिंसा मारपीट द्वारा होनी चाहिए, न गाली द्वारा होनी चाहिए, न उसको मानसिक कष्ट पहुंचना चाहिए। और इन्होंने अहिंसा का इसके लिए मार्ग अपनाया है, अहिंसा को समर्थन दिया है, अहिंसा को अपनाने की बात करते हैं। और इस अहिंसा का दायरा काफी व्यापक हो जाता है। और किसी भी प्रकार की जबरदस्ती के सख्त खिलाफ है गांधी। और गांधी जी को नजर में अगर हिंसा की बात देखें तो वे कहते हैं हिंसा गलत तो है ही, और हिंसा एक भूल है। हिंसा इंसान समाज में, इंसान की नजर में भूल होनी चाहिए, यह कदापि स्वीकार्य चीज नहीं है। और हिंसा से अन्याय को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर हिंसा होगी तो उसका फिर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और फिर कहीं भय का वातावरण बनेगा। और अगर फिर दमन जैसी कोई बात होती है तो फिर हिंसा होगी, प्रतिहिंसा होगी। और यदि हम हिंसा को अपनाएंगे तो उसके परिणाम हमेशा घातक होंगे, हमेशा भयावह होंगे, हमेशा गलत ही होंगे। और गांधी जी ने इस हिंसा के मार्ग के बजाय अहिंसा को अपनाने की बात करते हैं। और साधन हमेशा उचित होनी चाहिए। वे कहते हैं कि अगर अनुचित साधन अपनाएंगे तो परिणाम भी मुझे अनुचित ही मिलेगा। और इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई साधन है तो वो बीज है, और जो साध्य है वो वृक्ष है। अगर हम बीज जैसा बोएंगे तो ऐसा ही हमको परिणाम के रूप में वृक्ष दिखता है, मिलता है। तो जैसा साधन वैसा साध्य। और 1909 में उन्होंने लिखा है कि साधनों और साध्य के बीच वही अपरिहार्य संबंध है
जो कि बीज और पेड़ से। आपने एक कहावत सुना होगा, रोपे पे बबूल का तो आम कहां से होए। अगर हम बबूल का पेड़ रोपते हैं तो आम कैसे होगा? तो अगर हमें आम चाहिए तो हमें आम का बीज रोपना पड़ेगा। तो उसी तरह हमें अच्छा परिणाम चाहिए तो हमें अच्छा मार्ग अपनाना पड़ेगा, अच्छा साधन अपनाना पड़ेगा। और अच्छा साधन होगा तो मेरा परिणाम, मेरा अंत, मेरा फल भी अच्छा ही होगा, साध्य अच्छा ही होगा। गांधी जी अहिंसा को अपनाने की बात करते हैं। और सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि इस अहिंसा के मार्ग में प्रतिरोध की बात आप नहीं करते, ऐसी बातें नहीं है। गांधी जी प्रतिरोध की भी बात करते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि प्रतिरोध की आवश्यकता गांधी जी उनके संदर्भ में बताते हैं जो कि अन्याय के शिकार है, जो अन्याय के शिकार है और उससे बचने के लिए कष्ट भोगते हैं, तो उसका प्रतिरोध करना चाहिए। और प्रतिरोध को गांधी जी ने तितिक्षा कहा है, तितिक्षा। और 3 बातें इसमें कही गई है कि प्रतिरोध कैसे करना है। इसके लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना है, तो क्या लेना है? तो इसकी विधि, तितिक्षा आप प्रतिरोध की विधि उन्होंने जो कहा है, सत्याग्रह। सत्याग्रह अर्थात सत्य, सच, सत्यता पूर्वक क्या करना है? आग्रह करना है, अनुरोध करना है। सत्याग्रह दृढ़ रहकर सत्यता, सत्य रूप में उनसे आग्रह करना है, सत्याग्रह का मार्ग अपनाना है। और यहां पर एक विद्वान हुए बौद्धूराम, उन्होंने इस सत्याग्रह को एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का नाम दिया है कि इसलिए कि एक और हमें कहते हैं कि अहिंसा अपनाना है, दूसरी रोज कहते हैं कि विरोध भी करना है, आग्रह भी करना है, प्रतिरोध का भी स्वरूप होगा और सत्य भी होगा, हिंसा भी नहीं होगा। तो इसे इन्होंने द्वंद्व की स्थिति कहा है कि गांधीवादी द्वंद्व। और सत्याग्रह को एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया माना है, जिसमें क्या होती है? तो अहिंसात्मक कार्रवाई होती है, हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होती, अहिंसात्मक कार्रवाई होती है। एक प्रतिपक्ष होता है और एक सत्य खोजपरक संघर्ष में वर्तमान सत्ता से जुड़ती है, एक अधिक निष्पक्ष एवं सत्य परक संबंध की ओर हमें प्रवृत्त करती है। इस विरोध में, इस प्रतिकार में वे हर उस सत्ता का विरोध करते हैं जो कि अनुचित कार्य करता है, जो अनुचित कानून बनाता है, अनुचित कानून लागू करता है, जो दमनकर्ता के रूप में होता है। इसके लिए चाहे वो जमींदार हो या उच्च जाति के लोग हो, अगर वे गलत करते हैं तो उसके खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं, उसके खिलाफ प्रतिकार की बात करते हैं, उसके खिलाफ संघर्ष की बात करते हैं। यह अलग बात है कि उनका रास्ता सत्याग्रह का होगा, अहिंसा का होगा, हिंसा का नहीं होगा। वो जमींदार हो या ऊंची जाति के लोग हो या विदेशी शासक हो या कोई भी दमन करता हो, उसके वो खिलाफ करने की बात करते हैं। वे यदि अनुचित कानून का क्रियान्वयन करते हैं और यहां तक कि अनुचित कानून को तोड़ते हैं और वे दंड भी भोगते हैं। और
आप समझ सकते हैं कि यह एक तरह से शांतिपूर्ण प्रतिरोध करते हैं हम, लेकिन उद्देश्य उनका नुकसान पहुंचाना हमारा नहीं होता है, सिर्फ हम विरोध करते हैं, और इसे शांतिपूर्ण प्रतिरोध कहा गया है। और इसी प्रतिरोध में गांधी जी की मान्यता है, उनका चिंतन है, उनका विश्वास है कि जो दमन करता होते हैं उनकी आंखें खुलेगी, और दमन के पीछे जो उनकी शत्रुता छिपी हुई है, जो अनैतिकता छिपी हुई है, वो समाप्त होगा, और वे विरोधियों को आत्मसमर्पण करने हेतु धमकाने के बजाय यह देखने के लिए बाध्य होंगे कि क्या सही है, वे कितना गलत करेंगे। आपने सुना होगा ये कहानी, गांधी जी को एक थप्पड़ दिया था, दूसरा गाल आगे बढ़ा दिया। स्वाभाविक है उसके मन में, हृदय में, आत्मा में कहीं तो धिक्कार उत्पन्न होगा कि हम कितना गलत कर रहे हैं। एक इंसान होने के नाते इंसानियत तो होगी, तो जगेगी जरूर। गांधी जी की मान्यता ऐसी है, और ऐसा होगा तो उसके मस्तिष्क में, मानस में बदलाव होगा, और जब सोच बदलेगी, चिंतन बदलेगा, तो कर्म भी बदलेगा, और जब कर्म बदलेगा तो फिर वातावरण भी अच्छा हो जाएगा। फिर वो प्रतिरोधात्मक हिंसा, अहिंसा, प्रतिरोधात्मक संघर्ष, शांतिपूर्ण प्रतिरोध की जो संघर्ष हम करते हैं, तो फिर उसका सुफल हमें मिलेगा। और यहां पर सत्याग्रह ने, आप देखे होंगे, सत्याग्रह ने एक बेहतर आयाम ले लिया है, और गांधी जी से आध्यात्मिक संदर्भ में भी जोड़कर देखते हैं। गांधी जी व्यक्तिगत बलिदान के अनुकरणीय मूल्य की अपनी सीमा को माना है, और यह सीमा क्या है, तो जो सबसे अधिक प्रतिबद्ध विरोधी जन भी उस पीड़ा को आत्मसात कर सकते हैं, और शासन रूपी अभिमान हो या कोई पूर्वाग्रह हो, वह जल्दी समाप्त नहीं हो सकती। और यह सत्याग्रह एक व्यवहार, राजनीतिक हथियार बन रहा है, और गांधी जी ने ऐसा महसूस किया था, उसे उन्होंने अपनाया, अमल में लाया। और वे कहते हैं कि मैं अपील करने में विश्वास नहीं रखता हूं, उन्होंने प्रतिद्वंदियों पर नैतिक दबाव बनाए जाने पर बल दिया है। गांधी जी ने नैतिक दृष्टि से दबाव अपने विरोधियों पर बनाने की बात कही है। यह सत्याग्रह की शक्ति कहां से आती है, तो गांधी जी कहते हैं इसकी आंतरिक शक्ति जो आती है, जो शासक होते हैं उनके सहयोग पर निर्भर करता है, और उनके पास आज्ञा पालन का और विरोध का अधिकार होता है। हालांकि अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह विरोधियों के सामने सत्य को उजागर कर देगा और उनका दिल जीत लेगा, और दिल जब जीत लेगा तो फिर अपने मकसद में आंदोलन कामयाब हो जाएगा। और गांधी जी प्रायः सामरिक संबंध एवं नियोजित कार्यवाहियों में भी, जिनका की उद्देश्य शत्रुओं के संपरिवर्तन हेतु इतना नहीं था, बल्कि लाभ मिलने की स्थिति में अपने हितों में जोखिम डालना था, और उन्होंने माना कि सत्याग्रह को उन लोगों के लिए एक यथार्थपरक विकल्प बना दिया जाए जो इस बात में अधिक रुचि रखते हैं कि ऐसा क्या है जो परिवर्तन ला सकता है, न कि इसमें कि अंतरात्मा क्या उचित सिद्ध करती है। कहने का तात्पर्य है कि सत्याग्रह पद्धति, तो सत्याग्रह पद्धति को क्या है, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सत्याग्रह पद्धति को प्रायः निष्क्रिय विरोध कहा जाता है, पैसिव रेसिस्टेंस। विरोध करेंगे लेकिन वह निष्क्रिय होगा, आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस।
रेजिस्टेंस। यहां पर निष्क्रिय विरोध और सत्याग्रह में गांधी जी ने अंतर बताया है। 1920 में वे कहते हैं कि ये दोनों पर्याय नहीं है, दोनों एक नहीं है। निष्क्रिय विरोध कौन अपनाएगा? तो आमतौर पर कमजोर लोगों द्वारा अपनाया जाता है, जो कि कमजोर होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो वो निष्क्रिय विरोध करते हैं, उससे कुछ होगा ही नहीं। लेकिन गांधी जी इस निष्क्रिय विरोध को नहीं अपनाते, गांधी जी सत्याग्रह को अपनाते हैं। और सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी कहते हैं यह अहिंसा एवं उनके सिद्धांतों का आंदोलन है। अहिंसा पर यह टिका हुआ है और यह विरोधी पक्ष तक पहुंचने में निष्क्रिय विरोध असफल हो सकता है कि वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन अगर सत्याग्रह है तो फिर यह वहां तक पहुंचेगा ही। हर परिस्थिति में सत्याग्रह सत्य का परिपालन करता है, लेकिन निष्क्रिय विरोध में सत्य का पालन नहीं हो पाता है। और यही कारण है कि यह उससे भिन्न है। और सत्याग्रह जहां निष्क्रिय विरोध को वे कमजोरों का अस्त्र मानते हैं, कमजोर का है, वो कमजोर आदमी कर सकता है, लेकिन सत्याग्रह सबल का अस्त्र है, जो मजबूत है, उनका अस्त्र है सत्याग्रह। और कोई भी स्थिति हो या हिंसा को स्वीकार नहीं करता है। 3 बातें आती है। सत्याग्रह सबल का अस्त्र है जो मजबूत है। दूसरी बात है ये किसी भी स्थिति में हिंसा को स्वीकार नहीं करता, अहिंसा को अपनाता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह सदा सत्य पर अडिग रहता है। सबल का अस्त्र है, अहिंसा पर आधारित है और सत्य पर आश्रित है, सत्य पर अडिग है। एक विद्वान हुए डेविड हार्डेमैन, उन्होंने गांधी जी के इस तरीके को संवादात्मक विरोध कहते हैं। गांधी जी के अनुसार विरोधी शत्रु नहीं होता, कि यदि वो विरोधी है तो जरूरी नहीं कि वो शत्रु ही होगा। और किसी विरोधी के प्रति दुर्भावना रखना अथवा उससे नुकसान पहुंचाने की मंशा से उसे अथवा उसके संबंधी को उस संबंधी कुछ कठोर शब्द कहना सत्याग्रह का उल्लंघन होता है। उसे न तो नुकसान पहुंचाना है और न ही किसी भी प्रकार का अपशब्द कहना है। ऐसा अपशब्द जो उससे अच्छा नहीं लगे। तो क्या करना है? तो उसे अनुनय करना है। अनुनय एवं बातचीत के माध्यम से शत्रु के हृदय एवं तर्कना को बदल दिए जाने में वे विश्वास रखते हैं गांधी जी। और गांधी जी जो विरोधी होते हैं उन पर दबाव डालने के लिए कोई अन्य तरीके का फैसला नहीं लेते हैं। यह अलग बात है कि इस गांधी बात की इस नीति को अपनाना सबों के बस की बात नहीं है। लोग जितने अधिक आक्रोशित हो जाते हैं, जितने अधिक असंवेदनशील हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, वहां पर विरोधी के साथ ऐसा व्यवहार करना हर किसी के लिए आसान काम नहीं है। और यहां पर वो कहते हैं वे जानते थे कई मामलों में तर्क किसी बहस में स्वयं नहीं जीतेगा। और यहां पर गांधी जी आत्म कष्टकारी दुख भोग जैसी बात करते हैं। ये क्या हुआ? तो जैसे उपवास करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं, दुख सहते हैं, और ये प्रभावी हो सकता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दबाव की अक्सर जरूरत होती है, जो कि जन प्रदर्शन असहयोग कर देने से इनकार या हड़ताल की स्थिति भी आती है। और इससे गांधी जी अपनाते हैं आवश्यकता अनुसार जन प्रदर्शन असहयोग
या कर देने से इनकार कर देना, टैक्स देने से, या हड़ताल जैसी स्थिति को भी गांधी जी स्वीकारते हैं। गांधी जी के दृष्टिकोण को देखें तो ये औपनिवेशिक शासन से तो लड़ाई लड़ ही रहे थे, सामाजिक परिस्थितियों की भी चुनौती दे रहे थे। आप देखते हैं कि जातीय एवं धार्मिक भेदभाव के खिलाफ ही ये भी गांधी जी लड़े हैं। वहीं श्रमिकों किसान का शोषण के खिलाफ भी ये लड़े। चंपारण यदि आप जानते हो तो वहां भी श्रमिकों के शोषण के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। और हम देखते हैं कि एक साथ कई प्रकार के प्रतिद्वंदियों के साथ इन्हें सामना करना पड़ा। और आजादी की लड़ाई के साथ साथ इतनी अधिक सामाजिक चुनौतियों को जूझने के लिए इस परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन करने की जिस संभावना को ये साकार रूप प्रदान कर रहे थे, वहां पर हिंसक वातावरण यदि बनता तो स्थिति काफी विद्रूप बनती। तो इसके लिए उन्होंने अहिंसक साधन को भी अपनाया, अहिंसक साधन भी लोगों के सामने उपलब्ध कराया, उसके बारे में बताया कि साध्य के लिए हम साधन किस प्रकार अहिंसक रूप में हम अपना सकते हैं। और इतनी बड़ी विशाल चुनौती को ये लड़े, उससे उसका सामना किए। इन्होंने नैतिक पर अधिक बल दिया और राजनीतिक व्याख्याओं को उसके रूप में तलाशा। गांधी जी कहते हैं राजनीति से कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता, यह तो सांप के कुंडली की तरह व्यक्ति में जकड़ा हुआ है व्यक्ति को। लेकिन वहीं पर यदि हम नीतिवान आचरण करें, नैतिकता को अपनाएं, तो यही राजनीति फिर खूबसूरत हो जाती है। गांधी जी सत्याग्रह के प्रति भी हमेशा सचेत रहे और कोई भी मुद्दा हो सत्याग्रह के इर्द गिर्द हो, सत्याग्रह केंद्र में हो, गांधी जी इस पर बल देते रहे। और किसी भी अभियान के दौर में अपने प्रतिद्वंदियों के साथ अच्छी उनकी जो आदत थी, इस कारण प्रतिद्वंदी भी असहमति रखते थे, इसके बावजूद इनका व्यक्तिगत विरोध नहीं कर पाते थे। नैतिक बल से इतने अधिक लेवरेज थे, ओतप्रोत थे कि लोग इनका विरोध नहीं कर सकते थे, इनकी नीति का विरोध नहीं किया जा सकता था। और व्यक्ति से संपर्क के साथ साथ संचार माध्यमों में भी पूर्ण उन्मुक्तता संबंधी उनकी नीति ने आम लोगों को उनके प्रति विश्वास को बढ़ावा दिया और किसी प्रकार की भेदभाव या अत्यंत गोपनीय संबंधी बातें को विरोधियों को भी एहसास नहीं होने दिया कि उनके साथ गलत हो रहा है। गांधी जी राजनीति सामाजिक व्यवस्था से न केवल लड़े बल्कि उस पर हद तक विजय भी पाए। संविधान निर्माण के बाद संविधान निर्माताओं ने हर संभव कोशिश की कि जिस सामाजिक संघर्ष से आजादी के पहले लड़े जा रहे थे उससे छुटकारा मिले। और यह भी एक कारण रहा कि गांधी जी संविधान निर्माण सभा के भी सदस्य नहीं थे और किसी
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अथवा किसी पोस्ट को भी, किसी पद को भी ग्रहण नहीं किए। इसके बावजूद उनके विचार उनके अनुयायियों में थे, इस राष्ट्र की आबो हवा में थे, जिस कारण उनकी नीति को एक हद तक संविधान में भी स्थान दिया गया, सम्मान दिया गया।